MDH। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। हमारा एहसान मानिए कि हम भारत में हैं, भारत में रुक गए, पाकिस्तान नहीं गए। ये बात निकलकर सामने आ रही है और कौन कह रहा है? देश का एक बड़ा वर्ग जो कि मुसलमान है, और वो मुसलमान जिनको कि याद आ रहा है कि अगर हमने कुर्बानी नहीं दी होती, हम अगर जिन्ना की सोच के साथ चले जाते, हम अगर पाकिस्तान में चले जाते तो शायद लखनऊ नहीं होता, बल्कि लखनऊ की जगह पाकिस्तान होता। लाहौर तक सीमा नहीं बन जाती पाकिस्तान की, बल्कि लखनऊ भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। अब इसको अपनी बेबसी कहें या फिर सीधे सीधे धमकी, हमें तो धमकी लग रही है, क्योंकि ये बात जब जयपुर में कॉन्फ्रेंस होती है तो मुद्दा तो वक्फ बोर्ड बिल का लेकर के सामने आया जाता है, लेकिन गुबार निकलता है दिल से, कुछ ऐसी बातें निकलती हैं, ऐसी सोच निकलती है जिसने इस वक्त देश को हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कौन है जो इस वक्त देश को तोड़ने की प्रवृत्ति और सोच जाहिर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि उलेमा हैं, मौलाना हैं, स्कॉलर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और ये सभी लोग जब एक मंच पर एकजुट होते हैं तो अल्लाह अकबर के नारों के साथ ये बात रखते हैं सामने कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारे नौजवान, अगर हमने उनको छूट दे दी, अभी तो उनको हमने बांध कर रखा है, काबू में करके रखा है, लेकिन वो बुज़दिल नहीं है, अगर हमने उनको छूट दे दी तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देंगे वो। ये धमकी है। 24 तारीख को दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया गया है, क्योंकि 25 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये भी धमकी दी गई है उन मौलाना, उलेमा, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के जरिए कि दिल्ली में इस बार ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि सब कुछ आपे से बाहर हो जाएगा, जयपुर से लेकर दिल्ली तक चक्का जाम होगा, रास्ता जाम होगा, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर देख लीजिए जो होगा वो आपकी जिम्मेवारी। तो भैया, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, झारखंड का चुनाव है, और इस बीच में अगर ये धमकी और शर्तों के आगे MVA यानी महाविकास आघाड़ी झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उलेमाओं ने जो पत्र है वो उनको भी सौंपा। नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनको अगर ये पत्र सौंपा जाता है शर्तों का, और अभी हम आपको वो शर्तें भी दिखाएंगे, क्योंकि उनकी शर्तों में और मोहम्मद अली जिन्ना की शर्तों में कोई भी असमानता नहीं दिख रही, दोनों शर्तें लगभग सेम हैं। और नाना पटोले ने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर वो पत्र ले लिया और अपनी सहमति जाहिर कर दी कि हाँ भाई, आप हमें वोट दीजिए, चुनकर आएंगे तो इन सभी शर्तों को मानेंगे। तो ये चल क्या रहा है देश में? क्या ये वही बात है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस लगातार बात कर रहे हैं? क्या यही हिदायत है जिससे कि बचकर रहने की सोच अभी सामने आ रही है? चलिए आज इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर भी सवाल जो खड़े हो रहे हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंडमान के साथ आए हैं, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे
तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। कैसे चलेगा ये? जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे बदलेगी हालात? समझना पड़ेगा, उस सबको समझना पड़ेगा। और आज ये मुसलमानों के मसले पर है, कल जैनियों के होगा, सिखों के होगा, बौद्धों के होगा और सनातनियों के पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे। तुम्हें ईट तो हिला के देखो औकात की, अगर आप सड़कों में नहीं आ रहे तो आपसे बोलना। क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। हम तो कह रहे हैं इस बात को, किसी की जबान उठती हो या न उठती हो, लेकिन हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। जमीयत उलमा इसे कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा, आप समझ भी नहीं सकते। क्या गूंज है? नारे तकबीर! नारे तकबीर! कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। ये हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। चलिए, तो आवाहन भी हो गया है, कूच कर ली गई है और बहुत सारी बातें ऐसी है। डायरेक्ट एक्शन डे, ये तो सबको याद है ना, कब हुआ था और किसने ऐलान किया था? कोलकाता में। तब कलकत्ता हुआ करता था और तब जिन्ना ने ऐलान किया था कत्लो-आम का और उसके बाद एक्शन लिया गया और पूरा एक्शन तबाही, मार काट इसी से सामने आया था। कुछ ऐसा ही क्या करने की तैयारी हो रही है? लेकिन इस बीच दो आंकड़े बताऊंगी, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। ये दो आंकड़े आज की डिबेट को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हो गया है। जिक्र इस बात का हो गया है कि हमारा एहसान मानिए कि हम पाकिस्तान नहीं गए, तो भाई एहसान किसको मानना चाहिए? एक आंकड़ा ज़रा दे देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आज की तारीख में हिंदू जनसंख्या 1.8% पर पहुंच गई है। 1947 में ये संख्या थी 20% हिंदुओं की। अब भारत में बात करते हैं। मुस्लिम आबादी 1950 के बाद आज की डेट में 43% बढ़ गई है भारत में। तो अब पाकिस्तान के हिंदू कितने खुश हैं और भारत में मुसलमान इतने दुखी क्यों हैं, जरा आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। आंकड़ों पर बात करेंगे, बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, मैं जरा परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही समय में सिद्धार्थ यादव जी जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सैयद जवाद जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सुबूही खान जी आज पहली बार जुड़ रही हैं, जो कि नेशनल कन्वीनर है राष्ट्र जागरण अभियान की और साथ ही एडवोकेट भी हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और एक बेहद ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा सैयद जवाद आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, आप तो समर्थक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी मौजूद होते हैं, सहारनपुर के सांसद भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर वो आह्वान कर देते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो
लड़के हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो बुज़दिल नहीं हैं, उनके हाथ खोल दिए, एक इशारा कर दिया तो फिर देखिएगा उनको काबू में रखना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या हो रहा है ये चुनाव के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीमा जी, वक्त देने के लिए। और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश के अंदर एक चर्चा हो रही है, और वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके के संशोधन सरकार कर रही है वो खास तौर पे मुसलमानों को जो है समझाने में नाकामयाब साबित हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, उसको लेकर के जेपीसी गठित करी गई, और जेपीसी के अंदर जगदम्बिका पाल जी जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, और सारे जो विपक्ष के सांसद हैं उनका एलिगेशन ये है कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। देखिए, सरकार इस तरीके के कानून लेकर के आ रही है जिससे जो है आम जनमानस को जो है तकलीफ हो रही है। और अभी की जो सरकार, हम दो हमारे और दो की सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए जो है वो वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आया जा रहा है, कैसे मुसलमानों की संपत्ति को हड़पा जाए और अपने चंद उद्योगपति मित्रों को जो है वो दिया जाए। उसमें से साफ सीधी बात कहूं, जब भी सरकार इस तरीके का बिल लेकर के आती है, आपको पता हो कृषि कानून बिल लेकर के आई थी, तब भी इन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और 650 किसानों की 700 किसानों की शहादत हुई। उस वक्त भी इन्होंने किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी और न जाने कनाडा से समर्थक और कौन कौन सा समर्थक कहा था। सरकार ने जेपीसी का गठन क्यों किया? देखिए, सरकार के पास इस बार पूर्ण बहुमत नहीं था, इसीलिए उन्होंने पहली बार जेपीसी को जो है वो दिया है। अदरवाइज अगर इनके पास होती फुल मेजोरिटी की सरकार होती, पूर्ण बहुमत की सरकार होती, तो ये जेपीसी भी नहीं जाता। हालांकि इनकी मंशा पहले से थी वक्फ बोर्ड की। मतलब आपका कहना है सरकार अगर बिल लेकर आती तो बिल गिर जाता, आपका ये कहना है? नहीं, सरकार का लाने के पीछे की जो मंशा है वो हमें साफ भाई मंशा नहीं, जो हो रहा है उस पर बात करते हैं ना। सरकार अगर बिल लाती तो बिल गिर जाता, आप ये कह रहे हो? नहीं, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती। हाँ। अभी देखिए, सरकार की पूर्ण बहुमत की तो सरकार नहीं है, आपको पता है टीडीपी से इनका समर्थन है। और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, सुनिए रीमा जी 10 सेकंड दे दीजिएगा, टीडीपी 4% आरक्षण का मुसलमानों का समर्थन करती है। टीडीपी वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी के इसमें साथ दे रही है। नीतीश बाबू से पूछ लीजिए खुलेआम, क्योंकि वो बड़े वहां जो है टीडीपी क्या करेगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो हेडेक आपकी कांग्रेस पार्टी की तो नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए ना। उनको तय करने दीजिए, उनके जो सहयोगी हैं वो उनके साथ है या नहीं कर पाए ना, या इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है? तय नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिक्कत है। क्योंकि आप क्यों तय कर रहे हैं? मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा और आपने जलेबी जो कि फेल हो गई थी हरियाणा के चुनाव में वो यहाँ पर बना दी। वो जलेबी नहीं चल पाई। फैक्ट्री वाली, वो फैक्ट्री वाली सोच जो है ना वो इस देश में नहीं चलती है। हमारी सोच तो संविधान प्रेम वाली सोच है, लेकिन इन लोगों की जो सोच है, अभी आएंगे भारतीय जनता पार्टी की, वो संविधान विरोधी सोच है। जो लोग दलितों की पॉलिटिक्स करेंगे, सरकार ने जेपीसी, एक मिनट, सरकार ने अगर जेपीसी बनाई, एक मिनट भाई रुकिए एक सेकंड। राकेश शुक्ला जी, सरकार ने अगर जेपीसी बनाई, अगर क्या बनाई ही, उसके पीछे कोई मंशा ही होगी ना। क्योंकि सरकार जो भी है, जिसको ये अल्पमत की सरकार कह रहे हैं, सरकार चाहे, उसके पास आंकड़े हैं, वो कोई भी बिल पास करा सकती है। लेकिन जेपीसी बनाना, उसमें ओवैसी भी सदस्य, एक सेकेंड, ओवैसी भी सदस्य है, उन लोगों को भी वहां पर बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए, उनकी राय लेने के लिए, जो कि उलेमा है, जो कि मौलाना है, जो कि स्कॉलर है, सबको बुलाया जा रहा है ना। सरकार चाहे तो ना करे ये, लेकिन किया जा रहा है। राकेश जी, इसके पीछे क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी कहा गया कि इस बिल से आम जनमानस को दिक्कत हो रही है। आम जनमानस को वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत तौर पे एक संस्था है और वो संस्था किसकी है सबको पता है। जेपीसी की जहाँ तक बात है तो सरकार चाहती है कि इस पर स्पष्टता के साथ सारी बात हो जाए, जिससे ये तोहमत, ये आरोप नहीं लगे कि सरकार मनमाने तरीके से वक्फ बिल में संशोधन कर दी है। जहाँ तक बहुमत की बात है, जब 3 तलाक का मुद्दा आया था उस समय भी राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था। धारा 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तब भी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। बहुमत की जहाँ तक बात है, वो बहुमत सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है। 240 के आंकड़े को लेके नहीं चलना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण वो ये है कि जेपीसी में जो भी बातें हैं वो नहीं कही जाती, सारी बातें बाहर कही जाती हैं। आप जेपीसी के अंदर रखिए,
एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ओवैसी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि 1,21,000 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें 1,11,000 संपत्ति का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि खाता ना बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही, यही चल रहा है और इसी वजह से इस पे विरोध हो रहा है। भाई बात तो वक्फ बोर्ड की मैं कर ही नहीं रही। वक्फ बोर्ड की बात तो उलेमा कर रहे हैं, स्कॉलर कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। ये तो वक्फ की बात ही नहीं है, ये तो धमकाने की बात है, चैलेंज करने की बात है। सिद्धार्थ यादव जी, आपकी सरकार है यहाँ पर, जयपुर में भी, राजस्थान में भी सरकार है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, खुलेआम चक्का जाम किया जा रहा है और करने की धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली पहुंचेंगे तो बुज़दिल नहीं है, अगर हाथ खुल जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग। देखिए रीमा जी, जो लोग ऐसी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि केंद्र में, दिल्ली के अंदर किसकी सत्ता है। वो जानते हैं कि उनकी हितैषी सरकारें जो आज तक जिनसे वो जैसा मन चाहा काम करवाते रहे, देश की संपत्तियों को अपने नाम करवाते रहे, देश का जो समझ में उनको आया उस हिसाब से कानून बनवाते रहे, अब वैसी सत्ता तो दिल्ली में है नहीं। तो कहना तो उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि एक कट्टरपंथी वर्ग को उनको अपीज करना है, हो सकता है वहां पर 4 तालियां बजवानी हो, कुछ वोट बैंक लेना हो, पर सच्चाई से वो भी वाकिफ हैं कि जो दिल्ली का शासन है वो उनको अगर इस प्रकार की कोई भी दुस्साहस करने का प्रयास करेगा तो यथासंभव जो कानून के संगत कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। अब वो दिन नहीं रहे। पर मैं जो बात महत्वपूर्ण है, और अभी आपके डिबेट में भी जो सुन रहा था, आप इस एजेंडा को समझिए। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इन एजेंडा को चलवाने का काम करती हैं, इनके साथ हाथ में हाथ मिला करके रखती हैं? क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक स्वर तो एक जैसे ही सुन रहे आ रहे हैं। कोई जयपुर में ये बात बोलता है, कहीं महाराष्ट्र में कोई IUML बोर्ड है वो लिख दे रहा है कि 17 सूत्रीय मांग है, पुलिस के अंदर मुसलमानों को ज्यादा भर्ती करो, रिजर्वेशन में मुसलमानों को दो, SC ST का छीन करके दे दो, 1,000 करोड़ की जमीन हमको दे दो और हम सारा वोट महाविकास अघाड़ी को देंगे। महाविकास अघाड़ी उनको पत्र लिख करके उनका धन्यवाद करती है, उनकी मांगों को मानने लगती है। ऐसे झारखंड में कोई है, झारखंड में वो आता है और कहता है कि एक मुश्त वोट हम इंडी ब्लॉक को देंगे, सारा कुछ आप हमारे नाम कर दो, मुसलमानों को आप ये दे दो, और क्या दे दो जो गैर संवैधानिक है, क्या दे दो जो कानून संगत नहीं है, और हम उनको देंगे। ये लोग तालियां बजाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कहीं केरल के अंदर प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ रही है, जमाती इस्लाम उनके साथ खड़ा है। हम नहीं कह रहे, केरल का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर्स हैं। तो पूरे देश के अंदर ये कौन लोग हैं जो इनका एजेंडा चलवाने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इनको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं? ये बात अभी कह रहे थे आपके एक पैनलिस्ट सोएट जमई कि ये संविधान के अनुरूप हम तो चलते हैं और बाकी लोग नहीं चलते। संविधान के अनुरूप ये कहा जाएगा क्या? अभी क्या बयान आया समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का कि लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये लखनऊ तक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और ये संविधान के साथ बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली आ जाएंगे, हाथ खुल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये संविधान संगत बात है। वही तो मैंने कहा कि इतने भड़काऊ बोल बोले जा रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी। बात है, यही तो मैंने कहा, इतने भड़काऊ बोल, जो भी कोई सुन रहा है उसको लग रहा है कि मतलब चल क्या रहा है आखिर। इसको सिर्फ वोट जिहाद नहीं कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, ये तो पूरी तरह से आपस में लड़वाने की साजिश चल रही है। 10 सेकंड दे दीजिए, रुकिए एक सेकंड। रीमा जी, निश्चित रूप से, और इसीलिए इनका एजेंडा एक्सपोज्ड है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका देश का सबसे विश्वसनीय चैनल है और देश दुनिया के लोग डीडी को देखते हैं कि सरकार जो कानून संगत कार्रवाई होगी वो इन पर करेगी। डरने की आवश्यकता नहीं। ये डराने वाले आएंगे, ये बांटने वाले आएंगे, ये नफरत फैलाने वाले आएंगे। ना आप डरिए, ना आप बटिए, ना आप इनकी दहशत में जाइए, क्योंकि सरकार दिल्ली के अंदर जो बैठी है वो इनकी हितैषी सरकार नहीं है, इनके कठपुतली पे चलने वाली सरकार नहीं है। जो कार्रवाई बनती होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। अतीकुर रहमान जी, सैयद जवाद एक सेकंड। अतीकुर रहमान जी, ये 3-4 सवाल थे जो एक तो अभी खुद ही सिद्धार्थ यादव जी ने जिक्र कर ही दिया। मतलब लखनऊ नहीं होता, लाहौर होता। एहसान मानो हमारा। किस चीज का एहसान माने भाई? ये आपका देश नहीं है क्या जो एहसान मानने की कोशिश है कि हम यहां रह गए तो हमारा एहसान मानिए, वरना चले जाते तो क्या हो जाता? जी धन्यवाद रीमा जी। रीमा जी, जो पॉलिटिकल बयानात आ रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि क्यों ये मौलानाओं के बयानात और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके बयानात मुसलमानों के जो फेवर में ये बन के दे रहे हैं, इनको आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्यों जोड़ रहे?
आज तक के, जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि मुसलमानों को अपीस किया गया है कांग्रेस पार्टी ने 70-75 साल तक, मुसलमानों को इन्होंने वोट बैंक बना के रखा, उनको अपीस किया। शाहबानो का केस हमारे सामने आया और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कठपुतलियों को बनाया, वक्फ की जमीनों के तहत करप्शन हुआ। मैंने वक्फ का मामला क्योंकि निकला है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा वक्फ का जो बोर्ड है वो सर से पैर तक के लिप्त होता है करप्शन के अंदर, और मुस्लिम कम्युनिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को इसके बेनिफिट मिलते होते, जिस तरह से कहा जाता है ना भाई, जो बेनिफिट और क्राइम है, जब क्राइम हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर तो उसका बेनिफिट, फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट किसको मिला? अगर कम्युनिटी को मिला होता तो आज मुसलमानों के पास रोजगार होता, कॉलेजेस होते, हॉस्पिटल्स होते, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड से कोई फायदा। तो आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं? हाँ, मैं टोटली वक्फ बोर्ड के खिलाफ हूँ। जो संशोधन सरकार ला रही है, हाँ। वो संशोधन जो है ना रीमा जी, वो वर्स देन द डिजीज है। तो जो एक क्लॉज उसके अंदर है, 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप किसी कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर पाएंगे, कहीं पर कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी, कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। तो एक तरह से सरकार वो पूरे करप्शन का बहाना बना के उसको हड़पने की कोशिश कर रही है। खैर वो एक अलग बहस है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहते हैं कि मुसलमान एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मुसलमान बन के रहे और अच्छी तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्शन का सीजन है। महाराष्ट्र में भी आपने, सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया कि भाई 17 डिमांड रख दिए हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। एक डिमांड तो कम से कम आप मानिए सिद्धार्थ जी, 25 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन गवर्नमेंट को, सरकार से कहने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आपकी सरकार आई, मिली जुली सरकारें आई, शिंदे जी की सरकार आई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को भेज दिया गया वो रिकमेंडेशन बॉम्बे हाई कोर्ट का, लेकिन किसी सरकार ने भी वो 5% मुसलमानों को दे नहीं पाई। मैं पूछ सकता हूं किस बिहार पे आप मुसलमानों से चाहते हैं कि वो इंडिया अलायंस को छोड़कर आपको वोट दे? क्या करें मुसलमान, किस चीज को देखें? 100 से ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग जय श्री राम के नाम पे कर दी, गौ रक्षा के नाम पे कर दी, लेकिन मुसलमान वोट बीजेपी को दे। कौन सी लिंचिंग हो गई भाई? एक सेकेंड, कौन सी लिंचिंग कर दी मुसलमानों की? 100 से ज्यादा लिंचिंग। कौन सी लिंचिंग हुई है मुसलमानों की? 100 से ज्यादा लिंचिंग हुई। कौन सी लिंचिंग? मैं आपको अभी डेटा भेज रहा हूँ। लिंचिंग इसको कहते हैं कि अगर हम अपने बुज़दिल नहीं है, हमारे नौजवान, उनके हाथ खोल दिए जाए तो लिंचिंग हो जाएगी, उसको लिंचिंग कहेंगे अगर वो दिल्ली आकर करते हैं तो। मैंने शुरू में ही उस स्टेटमेंट को, ये मौलाना साहब जो भी है, मैं नहीं जानता हूं, मैं इनको रेकग्नाइज भी नहीं करता हूं। सुबुई खान जी को लेकर आइए फ्रेम में। जो हेट स्पीच करेगा सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको तुरंत जेल के पीछे होना चाहिए। सरकार बीजेपी की है, आखिर ये क्यों घूम रहा है? सुबुई खान जी, अतीकुर रहमान जी जो बात कह रहे हैं, मतलब ये बड़ा दिल दिखाकर कह रहे हैं कि मौलानाओं की ना सुनी जाए, उलेमाओं की ना सुनी जाए। चलिए मौलानाओं को हटा दें, उलेमाओं को हटा दें, मदनी जी को हटा दें, मतलब ये तमाम लोगों को साइड रख देते हैं, लेकिन सैयद जवाद को भी साइड में रख दें, इमरान प्रतापगढ़ी को भी साइड में रख दें। वो तो उलेमा नहीं है ना वो कोई स्कॉलर हैं, वो तो भाई देश की सत्ता और जिस पार्टी की सत्ता होती है, अभी खैर बीजेपी का अलग मामला है, लेकिन रहते ही रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो, तो क्या करना चाहिए फिर? जी रीमा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अतीकुर रहमान साहब की एक बात को एड्रेस करना चाहती हूँ। अतीकुर रहमान जी, पहली बात तो जो 100 से ज्यादा लिंचिंग्स की आपने बात कही मुसलमानों की, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भेजिएगा, जरूर भेजिएगा, आई विल वेट फॉर इट। दूसरी बात अतीकुर रहमान साहब, अगर ऐसी कोई लिस्ट है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात को ऊपर करते हुए बोलती हूँ, अगर ऐसी कोई लिस्ट है तो हजारों से ज्यादा लड़कियों की लिस्ट हमारे पास भी है जिनके साथ लव जिहाद हुआ है। लाखों से ज्यादा कश्मीरी पंडित हिंदुओं की लिस्ट हमारे पास है जिनको एक्सोडस करके उन्हीं की जगह से निकाल दिया गया। पूरे विश्व में मिलियंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ पीपल जो इस्लामिक आतंकवाद द्वारा
प्रताड़ित हैं, मारे जा चुके हैं या सफर कर रहे हैं, वो मिलियंस की लिस्ट है। लेकिन हम कभी उन लिस्ट की बात नहीं करते हैं अतीकुर रहमान जी। सबसे बड़ा जो एक खाई समाज में बढ़ती जा रही है वो इसी कारण है कि हमें सिर्फ अपने कौम का दुख होता है। हमारे इस्लामिक रेडिकलिज्म के कारण हमारी कौम को भड़का के जो अपराध पूरे विश्व में कराए जा रहे हैं उसके ऊपर हम कभी बात नहीं करते हैं, इसलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर एज अ कम्युनिटी उठता जा रहा है। दूसरी बात मैं रीमा जी अभी यहाँ पे करना चाहती हूँ, जो अभी आपने कुछ स्पीचेस सुनवाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए, कोई भी मुस्लिम लीडर जो मुस्लिम कौम का भला चाहता होगा वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड बना था चैरिटेबल पर्पस के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, कि भाई आप अस्पताल बनाइए, आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, गरीब मुसलमानों का उत्थान करिए। एक सेकंड, आपने पहले एक सवाल खड़ा किया मेरे ख्याल से अतीकुर रहमान जी, या तो आप शब्द वापस ले लीजिए 100 से ज्यादा की लिंचिंग, या वो आप उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको लिस्ट दे दीजिए अभी चैनल पर ही। ये जो आपने गलत बयानी की थी 100 से ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग, मेरे ख्याल से वो गलत बोला ना आपने। सुबही खान ने बता दिया है, उन्होंने चैलेंज भी किया आपको। मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार है, या तो आप मुझे 10 मिनट दे दें, मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। वो किताब पूरी जिसके अंदर सारे के सारे केसेस मेंशन्ड है, वो मैं आपको भी, आपके चैनल को भी और सुबी जी को भी मैं भेज दूंगा। 10 मिनट जी जरूर जरूर अतीकुर रहमान जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे दें, लेकिन हम सिर्फ उन 100 लोगों की बात ना करें, हम फिर हजारों लाखों हिंदू भाइयों की भी बात करें, हम उन मिलियंस ऑफ पीपल की भी बात करें जो इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित हैं। इंसानियत की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करना चाहिए कि इंसानियत को इन पॉलिटिकल दरिंदों ने कहां नुकसान पहुंचाया है, उन तमाम अतीकुर रहमान जी, मैं ये बात करने आपसे खुद आऊंगी, आप भारत में कहीं भी होंगे मैं आऊंगी, मैं आपसे इस पे बात करूंगी। वेलकम वेलकम। नहीं, ये पॉलिटिकल दरिंदे कौन है? मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। पॉलिटिकल दरिंदे, एक सेकंड, ये पॉलिटिकल दरिंदे कौन है भाई? वोट जिहाद के लिए जो बात कर रहे हैं वही है क्या पॉलिटिकल दरिंदे, जो महाराष्ट्र में रात को जाकर बैठ के कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं अगर हमें वोट देंगे तो शर्तें मानेंगे या नहीं मानेंगे, वही है ना पॉलिटिकल दरिंदे? रीमा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम वो पॉलिटिकल दरिंदे हैं जिसका जिक्र अभी सुबही खान ने किया कि जब कश्मीरी भाई हमारे पंडित मारे जा रहे थे, मतलब कांग्रेस पार्टी कश्मीर में मौजूद थे, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मौजूद थे, वो वहाँ कश्मीर में मौजूद थे और आज भी सत्ताधारी है। सैयद जवाद की बात कर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी है, सत्ता में कौन था? सत्ता में कौन था? तो उस वक्त पे शायद थे नहीं। पॉलिटिकल दरिंदे, जो भी पॉलिटिकल दरिंदे 1984 में मौजूद थे, जो पॉलिटिकल दरिंदे 2002 में मौजूद थे, वो तमाम इंसानियत के सैयद जवाद जवाब दो। इंसानियत सैयद जवाद, पॉलिटिकल दरिंदे, सैयद जवाद। रीमा जी, मेरी महत्वपूर्ण बात तो रह ही गई। एक सेकंड आ रही हूं। देखिए, दो बातें हैं। अभी मैं अतीकुर रहमान साहब का जिस चीज का जवाब दिया, उन्होंने 2002 का भी जिक्र कर ही दिया, उन्होंने 1984 का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने वोट जिहाद का भी जिक्र कर दिया, और आप सबको उन्होंने पॉलिटिकल दरिंदे भी कह दिया कि जो वोट जिहाद करना चाहते हैं ना मिलकर के, वो पॉलिटिकल दरिंदे हैं। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। जी, इन पॉलिटिकल दरिंदों ने अभी बहराइच के अंदर भी करके दिखाया है, और बाकायदा उन दरिंदों के खिलाफ जो है रिपोर्ट भी जो है, एक भले मानस कह लीजिए या जो सत्ता पक्ष के उन्होंने रिपोर्ट करवाई, वो भी आप दिखा दीजिएगा, हालांकि वो दिखाई नहीं जाती। हम मौजूद पे लौटते हैं और हम सियासत के ऊपर लौटते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सियासत की ही तो बात हो रही है सैयद जवाद, और किसकी बात हो रही है? हाँ, वो मैंने उदाहरण सिद्धार्थ यादव भी उसी पर जवाब देना चाह रहे हैं और सुबुई खान जी भी उसी पर जवाब देना चाह रही हैं। अभी आज ये भारतीय जनता पार्टी कभी जवाब नहीं देगी। मुद्दे से मत भटकिए। वोट जिहाद, मैं मुद्दे पे, वोट जिहाद पर भी तो जवाब चाहिए होगा ना, ये उसी से मिला जुला मुद्दा है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि मौजू हट जा रहा है, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? वक्फ बोर्ड को लेकर के। नहीं, मुद्दा वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं है मेरा। अच्छा, मेरा मुद्दा है पॉलिटिकल दरिंदे जो कि देश को बांटना चाह रहे हैं। अरे वो पॉलिटिकल दरिंदों के मेरे पास भी है। वो वही तो कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं बटोगे तो कटोगे, जो बांट भी रहे हैं काट रहे हैं। यही पॉलिटिकल दरिंदों ने मणिपुर को जला दिया। मणिपुर आज भी जल रहा है, इन पॉलिटिकल दरिंदों की वजह से तो जल रहा है मणिपुर। सुबह जी आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट, सिद्धार्थ यादव पहले जवाब देंगे क्योंकि जिक्र बीजेपी का हो रहा है। एक मिनट, जवाब ले लीजिए। अब ले लिया ना जवाब, समझ आ गई आपकी क्रक्स ऑफ द मैटर, समझ में आ गया।
अच्छा ठीक है, सिद्धार्थ समझदार यादव है जी। भाई, और क्या। देखिए रीमा जी, दरिंदे कौन हैं और कौन आज तक ये राजनीति करते आए कि इन दरिंदों के कंधों पर बंदूकें रख के देश की सभी जनमानस पर गोलियां चलाने वाली जो पार्टियां रही, वो पॉलिटिकल दरिंदों की परिभाषा यहां पे ना दे। मैं आग्रह इतना ही करता हूं। अतीकुर रहमान साहब बैठ के बोल रहे हैं 100 की लिस्ट है, 100 की लिस्ट है, लिस्ट गिना रहे थे, और जैसी बात आई कि हजारों लाखों जो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से मारे गए हैं, उनकी जब बात है, अभी पॉलिटिकल दरिंदों ने लखनऊ में यूपीएससी के छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। आप लिस्ट की बात मत अरे करिए, आप यूपीएससी के इंसानियत की छात्रों बात पर करिए। कौन लाठियां मरा? बरसाई हैं क्योंकि जैसी पॉलिटिकल लिस्ट बड़ी दरिंदों होगी ने। वैसी इंसानियत याद आ पॉलिटिकल जाएगी। दरिंदे और देश जैसी के लिस्ट छोटी होगी, भविष्य का कोई किताब भी ले आएंगे, आरक्षण खा वो रहे 10 हैं। दिन बाद पॉलिटिकल मिलेंगे और वो दरिंदे बात भी करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि हम क्यों वोट दें भारतीय जनता पार्टी को, 5% का रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने कहा था, आपने वादा नहीं किया। अरे इतने सालों से तो कांग्रेस की भी सत्ता रही, इतने सालों से तो और पार्टियां भी रही, उन्होंने आपको आरक्षण नहीं दिया। हाईकोर्ट का कोई निर्णय आया जो कि चैलेंज है, अगर वो निर्णय आया और किसी और ने नहीं दिया, उनको वोट क्यों देते हो आप? हमने तो देश के गरीब मुसलमानों को घर दिया, बिजली दी, पानी दिया, रहने के लिए उनको स्वास्थ्य दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए। उनने क्या दिया? पर वहां पे तो वोट लेने की कहानी दूसरी है, वहां पे तो एजेंडा दूसरा है। मुसलमानों को पुलिस में ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर दो, ऐसे देश चलेगा? ये रिटर्न डिमांड है और इसको हाँ भर रहे हैं आप कहते हैं हाँ वैसे भरेंगे। क्या देश में अभी इन चीजों के आधार पे चला जाएगा? धर्म के लोगों को भरो। और बिल्कुल मैं अतीकुर रहमान साहब की बात पर एक बिल्कुल आपके शो पर बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं, इस देश के अगर पिछड़े वर्ग का, SC/ST वर्ग का कोई आरक्षण छीन करके खाना चाहेगा और एक धर्म विशेष को देना चाहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी जब तक है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। आप अपनी इस मंशा को दूर रख के आइए, क्योंकि ये भारत देश के अंदर नहीं होगा, ये गैर संवैधानिक है, ये देश के कानून के हिसाब से नहीं है। भाजपा इसको होने नहीं देगी। लीक हो रहा है, इन पे भी तो बात करिए। आज यूपीएससी के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? उनके छात्रों के साथ पॉलिटिकल दरिंदे खेल कर रहे हैं, नहीं खेल रहे? बच्चों के भविष्य के साथ पॉलिटिकल दरिंदे बार बार पेपर आउट करवाते हैं। पॉलिटिकल दरिंदे क्या होते हैं? ये बात अगर लंबी समझा दी जाएगी तो कहीं आपको ऐसा ना हो कि आईना जाके देखना पड़ जाए कि इन पॉलिटिकल दरिंदों के साथ आप बैठे हैं। इस देश में दंगे करवा करके कहा जाए कि बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती तो गिरती है, वो पॉलिटिकल दरिंदे हैं या नहीं है? इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को मरवाने वाले पॉलिटिकल दरिंदे हैं या नहीं है? पॉलिटिकल दरिंदे की सनातन की बात कर रहा है, पॉलिटिकल दरिंदगी में नहीं होते तो ये नहीं करते। यही पॉलिटिकल दरिंदे हैं, इन्हीं को पहचानने की जरूरत है। अगर इन पॉलिटिकल दरिंदों को जनता पहचान रही है तभी 240 में ला करके पटका है। रीमा जी, एक रीमा जी, मिनट। सैयद जवाद जी, सिलेबस पर लौट कर आइए जरा। सुबोई खान, मैं तो रीमा जी, मैं सिलेबस, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन सुबोई खान जी जो बोल रही हैं, एक बार उनके पास कुछ डेटा है, उस पर फिर आगे डिबेट बढ़ाएंगे ना। राकेश शुक्ला जी से भी बात करनी है। एक मिनट सुबोई खान। रीमा जी, मैं यहाँ पर पैनल पर मौजूद सभी लोगों को आपके सिलेबस पे वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट आपके इस विषय की गहराई और ग्रेविटी को समझे नहीं। आप बात कर रही थी डायरेक्ट एक्शन डे की, आप बात कर रही थी उस अलगाववाद, उस कट्टरवाद की जो मुसलमान समाज के दिमाग में डाला जाता है और फिर उसका एक विभत्स चेहरा द्विराष्ट्रवाद के तौर पे या फिर इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के तौर पे हमें देखने को मिलता है। उस तरह की परिस्थितियां हमें देश में अभी दिख रही हैं। देखिए, मैं कुछ पॉलिटिकल दरिंदों के नाम बताना चाहती हूं जो जानबूझ के इस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। जैसे अभी एक मुसलमान लीडर का आपने बयान सुनाया जो वक्फ प्रॉपर्टीज को हमारी जायदादें कह रहे थे। संसद भी उनकी मतलब संसद भी उनकी जायदाद है। उन्होंने कहा संसद जहां बनी है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट जहां बना है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। मतलब देश की संपत्ति भी खाएंगे, गरीब मुसलमानों का हक भी खाएंगे। ये वक्फ माफिया है रीमा जी, जो सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद और पैसे के गुलाम है। इनका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान कौम को भड़काते हैं। ये है पॉलिटिकल दरिंदे। दूसरा पॉलिटिकल दरिंदा वो मुस्लिम लीडर थे जिनका बयान था कि हमने एहसान किया कि हम भारत में रुक गए, जो मुसलमान बच्चों को ये बताते हैं कि ये तुम्हारी मातृभूमि नहीं है, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जहां तुम बाहर से कहीं आए थे और तुमने एहसान किया कि तुम यहाँ रह गए। ये है वो पॉलिटिकल दरिंदे जो मुसलमान बच्चे को उसी की मातृभूमि से दूर करते हैं। तीसरा पॉलिटिकल कुछ भी वो नहीं बोल रही हैं सैयद जवाद, कुछ भी वहां बोला गया जयपुर की कॉन्फ्रेंस में जहां आपके नेता भी मौजूद थे। चलिए जी रीमा जी, तीसरा पॉलिटिकल दरिंदे का बयान जो आपने अभी दिखाया, जो जिन्होंने कहा कि इलेक्शन और दीन को अलग अलग मत समझिएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं ताली बजाऊं उनके बयान पर कि वाह क्या जहर उगला है।
मतलब एक मजहब जो अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, उसको आपने एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। इस्लाम के नाम पर आप वोट मांगते हैं, इस्लाम के नाम पर आप नेता बनते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े पॉलिटिकल दरिंदे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनके कोई प्रवक्ता मुझे दिख नहीं रहे आपके पैनल पे, जो हैदराबाद में बैठ के बोलते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, और उसी हैदराबाद में अरब से 80 साल का बूढ़ा शेख आके 12 साल की मुसलमान बच्ची के साथ निकाह करता है। निकाह छोड़िए, मिस्यार निकाह करता है, जिसकी एक वैलिडिटी होती है। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, मुसलमान बच्चियों के साथ लिटरली शारीरिक दुष्कर्म करते हैं। बस आ गए अपने पुराना टेप रिकॉर्डर, पिछले 5 साल से एक ही टेप रिकॉर्डर है आज तक। बस आ गए उसी पे आ गए। इनका एक ही पुराना टेप रिकॉर्डर है, पिछले 5 साल से बज रहा है वो। सैयद जवाद नहीं होती है, एक बच्ची के रेप की बात कर रही है वो, राजनीति को जोड़ते अरे एक नाबालिग बच्ची से शादी की बात कर रही है वो। ये टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये हकीकत है। जो हमारी महिला पहलवान थोड़ी सेंसिटिविटी लेकर आइए अपने अंदर, वरना वो जयपुर कॉन्फ्रेंस वाला ही हाल होगा आपका। आपकी कौम की बच्ची है वो, शर्म करिए। और मुस्लिम बच्चियों के हत्यारे के साथ और उन दलित बच्चों के साथ जब बलात्कार हुआ तब भी इनकी खामोश होती है, इनकी सेलेक्टिव अप्रोच है। इनकी बातों पे ये कभी नहीं बोलेंगी। बोलो बिल्किस बानो पे बोलो, बिल्किस बानो पे बोलो। बच्चियों की कोई कम्युनिटी नहीं होती है सुबुही खान जी और सैयद जवाद। बच्ची देश की बच्ची है, वो किसी भी मजहब की हो सकती है। एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है, ओके। सैयद जवाद थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सेंसिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है ना तो शब्दों को तोलिए, और किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बच्चियों के बारे में बात हो रही है। शर्म छोटा वर्ड है इसके लिए, छोटा वर्ड है, लेकिन मैं जरा वक्फ माफिया और पॉलिटिकल दरिंदे, ये जो 2 शब्द निकले हैं ना अभी तक डिबेट से, इन पर बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटती हूँ, छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। क्या है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल आपको एक कॉल आता है, आपके नाम और नंबर से एक पार्सल विदेश भेजा जा रहा है जिसमें ड्रग्स जैसा अवैध सामान है। कोशिश होती है कि आपको डराकर फंसा लें। यदि आप डर जाते हैं तो फिर वीडियो कॉल की जाती है जिस पर साइबर अपराधी पुलिस के वेश में आपको FIR और तमाम अन्य झूठे कागजात दिखाकर डराते हैं। आपको कॉल काटने नहीं देते, किसी को कॉल करने नहीं देते, और वीडियो कॉल पर लगातार पीड़ित से जुड़े रहते हैं। यहां तक कि सोते हुए भी ये वीडियो कॉल चलती रहती है। ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर? कोरियर, पार्सल या इस तरह की कॉल को नजरअंदाज करें, अधिक बात ना करें, डरे नहीं, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, OTP ना दें। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सैयद जवाद फिर से आप ही के पास आती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल दरिंदों की बात हो रही थी ना। योगी जी ने कल एक बात कही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे वोट के लिए ये भी भूल गए अपने परिवार को कि उनका घर जलाया किसने था। किसने जलाया था खड़गे जी का घर, जरा बताइए अब। और देखिए, अब खड़गे जी के ऊपर तो ये लगातार प्रहार भी करते चले आए हैं, और खड़गे जी ने कोई बात बोली, जलाया था अपराधियों ने, पॉलिटिकल दरिंदों ने जलाया था ना, किसने जलाया था आप बता दीजिए। आप पॉलिटिकल दरिंदों की बात करें, वही मैं कह रहा हूँ। खड़गे जी का घर किसने जलाया था भाई? खड़गे जी का घर लिंचिंग की बात हुई थी ना अभी शो में, खड़गे जी का घर किसने जलाया? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का। अभी देखिए, जवाब सुनिएगा, कितना शानदार जवाब मिलेगा। बहुत शानदार,
हाँ, उन्हीं लोगों ने घर जलाया होगा, उसी मानसिकता ने घर जलाया होगा जो मानसिकता के लोग मणिपुर के अंदर हो रही है, वही मानसिकता के लोगों ने जलाया है और किसी ने नहीं, उन्हीं मानसिकता ने। अरे सुन लीजिए मैडम, अब आप देखिए कितना शानदार जवाब मिला। देखिए बोलने नहीं दिया कि इतना शानदार। किसने घर जलाया था? वही पॉलिटिकल दरिंदे हैं। अरे रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। सिद्धार्थ यादव जी। रीमा जी, अच्छा हुआ इन्होंने बोला कि वही लोगों ने जलाया होगा जो शायद मणिपुर को जला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर में भी जो भारत विरोधी ताकतों के पीछे हम खोज में लगे हुए हैं ना, मुझे लगता है कि ये ठीक तरफ इशारा दे रहे हैं। सैयद जवाब मन की बात कह गए, क्योंकि देश में कहां कहां पे भेद हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश के अलग अलग हिस्सों को जलाया जाए, एक्सपर्टीज है सैयद जवाब की। नाम नहीं ले पा रहे। किसने जलाया था भैया? कौन थे रजाकार? कौन थे वो लोग? नाम लीजिए जरा। ऐसा क्या हो गया कि मुंह में दही जम जाता है? कौन सा वोट बैंक कम हो जाएगा? या आपको भी आगे चुनाव लड़ना है, एक वोट बैंक के बलबूते हैं, या उस पार्टी को ज्वाइन करना है? क्या मन है? सही जवाब। इतिहास को अगर सच्चाई से नहीं कह पाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? अरे ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, अब कैसा डर है बोलने का? आज तो बोल सकते हैं। खड़गे जी चलिए, तब तो दुर्लभ थे, लाचार थे, नहीं कह पाए होंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के। आज तो कहना चाहिए कि मेरा घर उन लोगों ने जलाया था, इस विचार के लोगों ने जलाया था। आज भी नहीं कह पा रहे, विवश हैं, कमजोर हैं, क्योंकि वोट जरूरी है। वोट और ये दरिंदगी जो वोट बैंक के नाम पर बांट देती है देश को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए खड़गे जी चुप है, लाचार है, क्या बोलेंगे? इस दरिंदगी को पहचानिए जवाब, नहीं तो घूम करके आपकी तरफ नाम बताइए। ये हंसने की बात नहीं है सैयद जवाद। कौन था? कुछ हो गया आपको शायद। जिस बात पर गुस्सा आना चाहिए, जिस बात पर चेहरे पर, माथे पर बल पड़ने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उस मुद्दे पर। क्या हो गया आपको? मुझे झूठ पर, ये मुस्कान, ये चेहरे पर मुस्कुराहट वाला मुद्दा नहीं चल रहा था अभी, दुख का मामला था ये। अरे सुन तो लीजिए, पॉलिटिकल दरिंदगी का मामला था जिस पर आप हंस रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, अभी देखिए मैंने पॉलिटिकल दरिंदे को बताया तो फौरन तकलीफ। 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। 10 सेकंड इसलिए कह रहा हूँ। अभी सिद्धार्थ यादव ने बात करी कि बड़े मुस्लिम हितैषी। टीडीपी का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा था? चंद्रबाबू नायडू को पढ़ा आपने? जो उनका खड़गे जी पर नहीं बोलोगे, मुसलमानों के आरक्षण, खड़गे जी पर नहीं बोलोगे, क्या दिक्कत है भाई? खड़गे जी से क्या दिक्कत है? रीमा जी खड़गे जी पर क्यों नहीं बोलोगे आप? मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ। खड़गे जी अपना दुख कई बार बयां कर चुके हैं कि उनका घर जलाया गया। किसने जलाया ये सिद्धार्थ यादव ने बता दिया। 2 बोल तो बोलिए खड़गे जी पर भी, उनके दुख में शामिल होइए। सुनिए, मैं उनके पीछे मत बनिए, पीछे ही खड़े होते हैं। क्यों इतने बेरहम बन रहे हैं आप अपने अध्यक्ष को लेकर पार्टी के? अब ये खड़गे जी को दिन रात पानी पी पी करके कोसते हैं। अब वो आते हैं, दलित कम्युनिटी थे इसलिए उनको लगातार ये टारगेट करते हैं। दलित कम्युनिटी से आते हैं तो और भी ज्यादा आपको दर्द होना चाहिए उनके घर जलने पर, लेकिन आपको नहीं हो रहा है। और उनके दुख में लगातार खड़गे जी को टारगेट पे लेते हैं, खड़गे जी का अपमान करते हैं। यही पॉलिटिकल दरिंदे लोग खड़गे जी का अपमान करते हैं। मैंने देख लिया, बता दिया आपको। इसलिए आप भी शामिल नहीं हो रहे उनके दुख में। आप नाम नहीं लोगे किसने उनका घर जलाया, किसने उनको इस हालत में पहुंचाया। उसी मानसिकता ने जलाया जिसने बिल्किस बानो का घर बोल नहीं पा रही, शब्द नहीं बोल पा रही। वो है जिसने जकिया जाफरी का जो है घर जलाया। ये वो है, मैंने बार बार कहा, जिसने जो है अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं लगातार जिसने अभी बहराइच को जलाया, बहराइच के अंदर साजिश करी, वही लोग हैं। आपको अरे वो कौन थे? आप नहीं बोल पा रहे अपने मुंह से। आज उनको लाचार बना दिया आप लोगों ने कि वो चुप है। 2002 के दंगों का जिम्मेदार कौन? दिखाते हैं रजाकारों के खिलाफ बोला, 2002 के दंगों का भूल जाना। नाम बताओ, नाम बताओ। नहीं पूछ रही हूँ मैं सैयद जवाद, नाम ही पूछ रही हूँ मैं। मैंने आपसे नाम ही पूछा, कौन है वो दरिंदे जिन्होंने घर जलाया? आप नाम नहीं बता पा रहे। अरे मैं कह रहा हूँ मणिपुर को किसने जलाया? यही वो मजबूरी है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ भी बार बार कर रहे हैं। ओके, राकेश शुक्ला जी, क्या मजबूरी है? वो जो रजाकारों की बात आ रही है, पॉलिटिकल दरिंदों की बात आ रही है। खड़गे जी कभी बोलते हैं कि उनको इतना दुख है कि बचपन में उन्होंने वो सदमा झेला जब उनका घर जलाया गया, और आज नाम नहीं लिया जा रहा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पता है कि आज वो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नेतृत्व तो गांधी परिवार के हाथ में ही है।
तो पीड़ा उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहते हुए पीड़ा एक बराबर है, उनकी पीड़ा में कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक पॉलिटिकल दरिंदे की बात है कि अतीकुर रहमान जी ने जो कहा, तो आपकी बात जो डायरेक्ट एक्शन डे है, मुझे याद आता है 1945 में मुस्लिम लीग के नेता थे हुसैन सोहरावर्दी, उनकी कही हुई बातें, जिस तरह के भाषा का प्रयोग वो उस समय करते थे, वही भाषा का प्रयोग 2024 में ये नवंबर के महीने में देखने को मिल रहा है। उस समय पर जिसका आपने जिक्र किया 16 अगस्त से 19 अगस्त 1946 को कोलकाता में जो हुआ, जिसमें 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, 1 लाख हिंदू बेघर हुए, आज 24 में वही क्या दोहराने की स्थितियां हैं। मुझे लगता है बार बार ये कहना कि हम भारत में रह के एहसान किए हैं, हमने भारत के स्वतंत्रता में योगदान दिया है, आपने योगदान दिया, उस योगदान के बदले आपने पाकिस्तान लिया, आप नहीं गए, वो ठीक है। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड को पहले भी ब्रिटिश शासन काल में भी मान्यता नहीं दी गई थी, प्रिवी काउंसिल में मामला गया, उसने खारिज कर दिया। दूसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग से नेहरू जी से लेके और आपके राजीव गांधी तक सब लोग दबे हैं, और आज प्रियंका राहुल भी मुस्लिम लीग के सामने समझौता करने के लिए विवश है। तो इसलिए सारा का सारा जो है, फिर उलेमा बोर्ड की जो आप बात करते हैं, तो मैं उसका थोड़ा चरित्र बताना चाहूंगा। उलेमा बोर्ड का जो वास्तविक चरित्र है वो ये है कि उन्होंने तमाम ऐसे संगठनों का एक समूह बनाया, उलेमा बोर्ड बना। उनकी इच्छा थी कि राजनीतिक शक्ति मिले, लेकिन वक्फ बोर्ड, मुस्लिम बोर्ड, सुनिए वक्फ बोर्ड, मुस्लिम बोर्ड, हज कमेटी, ये सब अधिकार तो ले गए, लेकिन उलेमा बोर्ड को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। आज उसकी यही पीड़ा है। इसलिए राजनीतिक मुस्लिम समाज के अंदर ही राजनीतिक अधिकार का एक द्वंद्व चल रहा है, और उसी द्वंद्व के चलते उन्होंने कांग्रेस को वो अपना 17 सूत्री पत्र सौंपा है। क्या हुआ? सही जवाब। 10 सेकंड। राकेश जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन याद रखिए यहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना की बनाई हुई 2 नेशन थ्योरी को अपने जूते की नोक पर रखा और ये कहा कि हमारा नेता, देश का पहला ब्राह्मण नेता अगर होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना आजाद होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होंगे, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, कुर्बानियां दे दी। हमने नहीं माना जिन्ना के पैदाइश को, और जिन्ना के साथ मिलकर के जो सरकार चला रहे थे उनको भी एक्सपोज कर दीजिए। आप तो बड़े बड़े कौन लोग थे मुस्लिम लीग के साथ? मैं सैयद जवाद जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि आप लोगों ने या कुछ अच्छे मुसलमानों ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को जूते की नोक पर रखा। अगर आप वाकई इस बात के ऊपर हैं, तो आप 2 नेशन थ्योरी का साथ क्यों देते हैं, ये कहकर कि मुसलमानों की शिक्षा अलग हो, अरे कुछ नहीं आपको पता, कुछ नहीं पता आपको, उनके कानून अलग हो, उनकी जुडिशरी अलग हो। आप कॉमन सिविल लॉ के खिलाफ क्यों जाते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमान के बारे में, आरक्षण के बारे में कुछ नहीं पता है? आप क्यों चाहते हैं कि आप नहीं जानती देश की खूबसूरती को, आप देश की डाइवर्सिटी को नहीं जानती ना, मुझे पता है। उनके साथ चलना क्यों नहीं चाहते? हम 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ है, जबान से कहने से नहीं होता, आपके व्यवहार में, आपके प्रैक्टिस में दिखना चाहिए। और 2 नेशन थ्योरी का मतलब यही है कि भारत में रहते हुए जिन लोगों ने पाकिस्तान लिया था उसके 2 टुकड़े जो है हम ही नहीं करे थे, यही कांग्रेस ने करे थे। 2 नेशन थ्योरी है, बांग्लादेश को अलग कर दिया थ्योरी को जूते की, और ये हिम्मत चाहिए होती करने के लिए। सही है जवाब, सब सारे गैस को फेम में रखिए। व्यवस्था होनी चाहिए। चाहिए। जवाब, देश में आपका योगदान गिना दिया आपने, इस देश के लिए हिंदुओं ने, सिखों ने, बाकी लोगों ने कुछ किया है या नहीं किया? कभी बहुत है, मैंने बताया। मुझे तो आपकी बातों से नहीं लग रहा है, उलेमा बोर्ड की बातों से भी नहीं लग रहा है, ये मौलानाओं सुन की लीजिए, बातों से भी नहीं लग रहा है कि खून भी उन्होंने बहाया, आजादी के बाद सैक्रिफाइस भी उन्होंने किया, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। मतलब बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। रीमा जी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
सभी का खून शामिल है। लेकिन कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, कुछ लोग थे जो जिन्ना के साथ जो है उनके साथ मिल करके गठबंधन करके सरकारें चला रहे थे। उनको देश की जनता जानती है। मुझे जाना है, मुझे निकलना है। रीमा जी निकलना है, भागिए मत, 2 लाइन सुन के जाइए। नहीं, मुझे विभाजन के समय एक राष्ट्रवादी शायर थे नाजिश प्रतापगढ़ी, जिनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था, भारत में रह गए थे। बहुत सुंदर कविता लिखी है उन्होंने। उसकी 2 लाइन सुन लीजिए, सुनते जाइए। जो खौफ खाए खुद रहकर अपने वतन में ही, यकीनन उस आदमी में ही कोई कमी होगी। तो ये माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, विक्टिम का डर, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें भगा देंगे, ये कहना बंद करिए। और जो इस नैरेटिव में आता है, यकीनन उस मुसलमान में ही कमी है। अपनी मिट्टी पे, अपनी मातृभूमि पे जिसको भरोसा नहीं है, वो नागरिक कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा अतीकुर रहमान जी आपका एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कह दिया उलेमाओं को तो मानने की जरूरत नहीं है, तमाम लोगों को मानने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ने इतनी सारी विकास की योजनाएं चलाई, मुसलमानों के लिए लगातार स्पेसिफिक विकास की योजनाएं चल रही हैं, कभी आज तक क्रेडिट देने की कोशिश की गई आपकी तरफ से या किसी की तरफ से? नहीं, देखिए रीमा जी, सरकार ने जो कुछ भी स्कीम लेकर आए उसमें बहुत सारी कटौती भी की है मुसलमानों को लेकर। और मेरा जो मकसद होता है ना रीमा जी, किसी भी पैनल पर डिस्कशन में शामिल होने का, वो टिट फॉर टैट करने का कतई भी नहीं होता है। मैंने जो बात कही थी पॉलिटिकल दरिंदे की, वो उस कॉन्टेक्स्ट में थी कि अभी अभी 2 महीने भी नहीं हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया था कि भाई पॉलिटिकल सैंक्शन की भी जरूरत नहीं है, हेट स्पीच के लिए तमाम स्टेट की पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल सैंक्शन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, जितनी पिछले 2 महीनों में हेट स्पीच हुई, कौन सी, उसके ऊपर कोई ये जो जयपुर कॉन्फ्रेंस में हुई है उसकी बात कर रहे हैं? जी, बहुत सारी जो अभी आपने दिखाई इसमें मौलाना की, इसको भी जेल के पीछे होना चाहिए था। मैं देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कतई तौर पे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ना लो, मैं तमाम वो हेट स्पीच की जिक्र कर रहा हूँ जो मुसलमानों की तरफ से हुई है, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हुई है और हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हुई है। लेकिन किसी भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जेल की सलाखों को पीछे नहीं गया। स्पेसिफिक केस बताइए ना, कौन सी हेट स्पीच स्पेसिफिक बताइए। जी, मैं जानबूझकर नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि आप पूछ रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और मुझमें उसमें एक्शन हुआ, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है वो आप सुनिए। महाराज गिरी नाम के महाराष्ट्र के अंदर एक धर्म गुरु है, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बहुत कुछ खराब कहा, एक्शन भी हुआ उनके लिए, आपके और पैनलिस्ट कहेंगे भी एक्शन हुआ, उनका अरेस्ट हुआ। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज यहां पर क्या है बताएं रीमा जी, कि हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने उसी के 4 घंटे के बाद में एक स्टेटमेंट इशू किया कि खबरदार महाराज गिरी के लिए कोई एक्शन नहीं होगा, मेरे रहते हुए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये हम क्या समझे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या पालन हो रहा है? तो सुप्रीम, ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे रहे हैं। ओके, देखिए अतीकुर रहमान साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सच्चाई मन में वो भी जानते हैं। कौन कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा? कौन आज महाराष्ट्र के अंदर रैलियों में 15 मिनट से शुरू करके 15 दिनों की यात्रा बता रहा है? कौन खड़े होकर के जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर अलग अलग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अतीकुर रहमान, मैं कौन लोग हैं जो देश में इस प्रकार का एक
हिम्मत रखते हैं कि नफरत फैलाई सो फैलाई। आज तो डर है, स्वाभाविक है, क्योंकि कानून कहता है कि इस प्रकार का काम आप नहीं कर सकते। पहले तो किसका कानून, कहां का कानून, अरे कौन सा कानून, सरकार हमारी है, हम सब कुछ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता था। तो ये डराया करते थे। पर अभी एक आपके शो पर एक बात, बहुत बड़ी बात, वो सैयद जवाद कह करके चले गए। उन्होंने बोला कि हमने वोट दिया था भारत के लिए और हमने भारत का पार्टीशन रखा और हमने अपना नेता माना। एक डेटा है और मैं कहता हूं एक दिन की डिबेट रीमा जी आप इसी पे करिएगा। जब भारत देश में आजादी से पहले 1946 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें 492 मुस्लिम सीट्स थी, उसमें से जिन्ना की पार्टी 425, 86% सीट्स जीती। 1% का पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ आज के भारत से, मतलब लगभग 9 लाख लोग उस समय में डिस्प्लेस हुए थे मुसलमानों में आज के भारत से। 85% लोग जो भारत में रहे, जो समुदाय से आते थे, उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के लिए वोट किया था। यह फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने वोट किया था, जिन्ना की पार्टी का समर्थन किया था, जिस जिन्ना ने कहा था कि इस देश को तोड़ करके 2 देश बना दिए जाए, अलग मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, उसके लिए वोट किया और फिर भारत में रुके। ये फैक्ट है, इसको ना सैयद जवाद झूठ बोल सकते हैं, ना इसको अतीकुर रहमान झूठ बोल सकते। पर ये लोग बार बार आकर के आपको डराएंगे भी, धमकाएंगे भी और फिर कहेंगे अरे हम तो संविधान को मानते हैं, इस देश में खून है हमारा, हमने खून को सींच करके हमने इस देश को आजाद करवाया था। ये देश आजाद हुआ था उन सब लोगों से जो इस देश की जो विचार है, जो इस देश की विचारधारा है, ये उससे सहमत होकर के भारत को रखना चाहते थे। नहीं तो पाकिस्तान के विचार वालों का क्या हुआ, बांग्लादेश के विचार वालों का क्या हुआ, उनकी हालत आज कहां है और भारत कहां है? ये भारत के विचार के कारण है, आपके विचार के कारण नहीं। ठीक है अतीक जी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, फाइनल कमेंट एक लाइन में जल्दी से। रीमा जी, इन्होंने टिट फॉर टैट कर दिया। मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने जो किया वो सही किया, लेकिन ये उसको टिट फॉर टैट में ले गए ना। टिट फॉर टैट नहीं, उन्होंने भी तो फैक्ट ही बताया ना। अब आपके हिसाब से नहीं बताएंगे ना वो फैक्ट, उन्होंने अपना फैक्ट बताया, आपने अपना फैक्ट बताया, बात खत्म। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े हैं। और इसीलिए एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि मुद्दों की भरमार तो बहुत सारी थी और महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा लग भी रहा था कि बहुत सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन सिमट कहां पर गया है सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है इन उलेमाओं को, स्कॉलर्स को, और खास करके ये जो ठेकेदार बन गए हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी के, ये सभी लोग, इनको ये पता है कि भाईजान कहने में और कहलवाने में कितनी ताकत है, और हमारे वोट को पाने के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जिनको कि अभी बोला गया है पॉलिटिकल दरिंदे। तो ज़रा पॉलिटिकल दरिंदों से सावधान रहने की ज़रूरत है सभी को। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।